Students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome you again to the next session of English. ठीक है, अब आ जाओ. आज का हमारा थोड़ा हटके है फिगर ऑफ स्पीच. आज का हमारा वीडियो है, आज का हमारा क्लास है बेस्ड ऑन फिगर ऑफ स्पीच, जिसे हम बोलते हैं फिगरेटिव स्पीच. काफ़ी बच्चों का डिमांड भी था और मेरे जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ा पाई थी, ठीक है, वो सब ये वीडियो को देख सकते हो. बहुत सारे स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप मैसेजेस आए थे कि मैम इसे पढ़ा देना. क्लास में मैं नहीं करा पाई थी कुछ बैचेस में, ठीक है. क्लास में देखो, यूट्यूब से देखो, कहीं से देखना है, नॉलेज लेना है आपको. और यूट्यूब व्यूवर्स भी आप फिगर ऑफ स्पीच देख सकते हैं. ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ना, ये स्कूल लेवल में भी आता है, ठीक है. स्कूल में भी आता है. जैसे कोई पोइट्री वगैरह है, एक लाइन दे दिया और पूछा कि उसका फिगर ऑफ स्पीच क्या है, उसमें भी आता है. हमारे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं. जैसे अभी एक रिसेंट एक स्टूडेंट कोई एग्ज़ाम फेस किया था, आई थिंक हाई कोर्ट एग्ज़ाम था, इलाहाबाद कोर्ट या किसी कोर्ट एग्ज़ाम था. उसमें एक वर्ड दिया था प्रेटी अगली, ठीक है, प्रेटी अगली दिया था और इस वर्ड को अंडरलाइन कर दिया था और बोला था कि बताओ कि इसका फिगर ऑफ स्पीच क्या है. और उसमें ऑक्सीमोरोन भी था, उसमें मेटाफर भी था, सिमिली भी था. उसका आंसर ऑक्सीमोरोन था, ठीक है. तो पहले तो देख लेते हैं फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है. और हमारे एसएससी एग्जाम्स में, एसएससी बैंकिंग में तो खैर वन वर्ड नहीं आता है. एसएससी एग्जाम्स, क्लैट वगैरह में जनरली ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ जाता है. कभी कभी स्टेट लेवल एग्जाम्स में कोई सेंटेंस दे देंगे, जैसे लिख दिया मैंने शी इज़ प्रिटी अगली. स्टेट लेवल एग्जाम्स में कोई सेंटेंस दे दिया और फिर पूछा कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है. चलो अब इसको करते हैं कि ये होता क्या है. जनरली मुझसे बच्चे बोलते हैं कि मैम आप अक्सर बोलते हो कि इंग्लिश इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज. और कैसे मान लें कि इंग्लिश ब्यूटीफुल है. ब्यूटीफुल तो जनरली हम इंसानों के लिए यूज़ करते हैं. कोई सब्जेक्ट, कोई नॉन लिविंग थिंग ब्यूटीफुल कैसे हो गया. तो इंग्लिश की ब्यूटी देखेंगे हम फिगर ऑफ स्पीच में, ठीक है. फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है. देखो, आप कोई भी बात को बोलते हो ना, आप सीधा भी बोल सकते हो या उस बात को थोड़ा सजा के भी बोल सकते हो. सजा के बोलना मतलब कि सामने वाले पे उसका प्रभाव ज़्यादा है. जैसे मैंने ये देखो, मैंने ये बोला, एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, ही फॉट ब्रेवली, ठीक है, उसने बहुत ब्रेवली फाइट किया. और फिर मैंने लिखा ही फॉट लाइक अ लायन. और फिर मैंने लिखा ही वॉज अ लायन, ही वॉज अ लायन इन द फाइट. 3 लिख दिया. मैंने आपको सिंपली बोला कि ही फॉट ब्रेवली, उसने बहुत बहादुरी पूर्वक लड़ा. ये तो एक सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया. लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है ना कि जितना ज़्यादा सजा के बोलोगे उतना ज़्यादा असरदार और दमदार होगा, सामने वाले पे इफेक्ट ज़्यादा आएगा, ठीक है. कई चीज़ होते हैं ना कि आप सामने वाले का मूड अपने लैंग्वेज से चेंज कर देते हो. तो थोड़ा सा लैंग्वेज, नो डाउट इंग्लिश बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, इसे आप अच्छे से सजा के बोल सकते हो. और इंग्लिश को हम सजाते हैं किससे, इसी फिगर ऑफ स्पीच से सजाते हैं. ये फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है बताती हूँ. देखो, ही फॉट ब्रेवली, ये तो एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने बोल दिया, उसने बहादुरी पूर्वक फाइट किया, ठीक है. फिर मैंने बोला ही फॉट लाइक अ लायन, उसने शेर की तरह फाइट किया. नो डाउट शेर को हम बहादुरी से एसोसिएट करते हैं. यहाँ तो मैंने बोल दिया कि ही फॉट लाइक अ लायन और नेक्स्ट में बोल दिया ही वॉज अ लायन, वो तो इस लड़ाई में शेर था. यहाँ तो उस व्यक्ति को ही डायरेक्टली शेर बोल दिया. तो आपको लगेगा कि कोई व्यक्ति एनिमल कैसे हो सकता है. तो यहाँ हम उसमें शेर वाली क्वालिटीज़ बता रहे. ही वॉज अ लायन, यहाँ तो थोड़ा इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया, उसने लायन शेर की तरह फाइट किया. और नेक्स्ट सेंटेंस में और भी ब्यूटीफुल, और भी असरदार बनाने के लिए मैंने बोल दिया अरे वो तो इस लड़ाई में शेर था, वो शेर है. शेर है मतलब शेर की तरह बहादुरी पूर्वक लड़ा, ठीक है. इसी सारे फिगर ऑफ स्पीच से हम अपने स्पीच को डेकोरेट करते हैं ताकि सामने वाले पे उसका प्रभाव ज़्यादा पड़े. चलो अब हम अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच डील करते हैं. फिर हम सेंटेंसेस भी करेंगे कि कैसे पता करेंगे सेंटेंस देख के कि ये कौन सा पार्ट ऑफ, नॉट पार्ट ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच है. अभी तक हम क्या करते आए हैं, पार्ट ऑफ स्पीच. अभी तक आपने मैक्सिमम जो वीडियोस किया उसमें पार्ट ऑफ स्पीच किया. पार्ट ऑफ स्पीच में क्या किया, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव. अब हम करेंगे फिगर ऑफ स्पीच. इससे हम अपने स्पीच को डेकोरेट करते हैं. इसे हम फिगरेटिव स्पीच भी बोलते हैं. सबसे पहले हमारा है सिमिली, और दोनों को मैं साथ में कंपेयर कर रही हूँ क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सिमिली और मेटाफर में. दोनों तो कंपैरिजन के लिए यूज होता है, ठीक है. सिमिली वर्ड से ही पता चल रहा है ना, सिमिलर. सिमिली भी कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं और मेटाफर भी कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं. लेकिन सिमिली में हम थोड़ा सा इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं और इसमें एकदम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं. और बता रही हूँ, सिमिली में जैसे हम कंपैरिजन करते हैं, ये भी कंपैरिजन के लिए और ये भी कंपैरिजन के लिए, दोनों कंपैरिजन के लिए यूज होता है. सिमिली, मेटाफर दोनों, बट दोनों में डिफरेंस है.
कभी कभी हम बोलते हैं मेटाफर इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ सिमिली। कंडेंस्ड मतलब छोटा, जब सिमिली कोई छोटा करके बोलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? मेटाफर। अभी बताती हूँ कि ये कंडेंस्ड क्या है। जनरली सिमिली में कंपेयर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एज और लाइक का। ओके, एज और लाइक का मतलब क्या है? के जैसा। बट मेटाफर में भी कंपैरिजन करते हैं, बट यहाँ पे हम एज और लाइक का यूज़ नहीं करते। जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस दिया था, ही फॉट लाइक अ लायन, उसने लायन की तरह फाइट किया। तो यहाँ एज और लाइक लगा के किया तो क्या हो गया? ये सिमिली हो गया। और यहाँ पे देखना मेटाफर, मेटाफर में मैंने बोल दिया ही वॉज अ लायन, वो एक लायन था, बट कोई व्यक्ति लायन तो नहीं हो सकता है ना, उसे डायरेक्ट मैंने लायन ही बना दिया, डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया, एज और लाइक लगा के नहीं किया, तो वो क्या हो गया? मेटाफर। जैसे एक सेंटेंस दे रही हूँ, हिज वर्ड्स केम लाइक अ डैगर्स ड्रॉन। अच्छा, मैं पहले आपको थोड़ा सा इजी एग्जाम्पल देती, ठीक है? इजी एग्जाम्पल देती हूँ, उससे क्लियर हो जाए। सो ये देख, ही रैन स्लोली, और फिर मैंने लिखा ही रैन लाइक अ टॉर्टोइज, और फिर लिख दिया ही वॉज अ टॉर्टोइज। ही रैन स्लोली, वो बहुत धीरे दौड़ रहा था, इसको मैंने प्लेन सेंटेंस में बोल दिया। और लिखा ही रैन लाइक अ टॉर्टोइज, वो टॉर्टोइज की तरह दौड़ रहा था, और सबको पता है कि टॉर्टोइज दौड़ता नहीं है, वो तो धीरे धीरे चलता है। ही रैन लाइक अ टॉर्टोइज, बात तो मैंने बोला कि यहाँ भी वो स्लो है, यहाँ भी स्लो है, बट यहाँ मैंने इसको टॉर्टोइज से कंपेयर कर दिया, थोड़ा सा बात को और इफेक्टिव बनाने के लिए। ही रैन लाइक अ टॉर्टोइज मतलब कछुए की तरह दौड़ा, ठीक है? कछुए की तरह दौड़ा तो ये क्या है? स्लोली ही दौड़ा, ठीक है? यहाँ मैंने लाइक लगा के कंपैरिजन किया। अगर लाइक लगा के और एज लगा के कंपैरिजन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वो सिमिली है। और यहाँ तो मैंने उस व्यक्ति को, ऊपर में तो बोला मैंने कि वो टॉर्टोइज की तरह दौड़ रहा था, और नीचे तो मैंने बोल दिया कि वो एक टॉर्टोइज ही है, टॉर्टोइज ही है, डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया, एज और लाइक लगा के नहीं किया। तो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया? ये मेटाफर होगी, ठीक है? मेटाफर में हम डायरेक्ट उसको कंपेयर कर देते हैं, और सिमिली में कंपेयर करने के लिए क्या लगाते हैं? एज और लाइक। अभी मैं आपको दे रही हूँ एग्जाम्पल्स। द न्यूज़ केम लाइक अ डैगर टू हिज हार्ट, और फिर मैंने लिखा द न्यूज़ केम, द न्यूज़ वॉज अ डैगर, द न्यूज़ वॉज अ डैगर टू हिज हार्ट। ओके, जो न्यूज़ है उसके दिल पे खंजर की तरह लगा। इसका मतलब है न्यूज़ क्या था? न्यूज़ वॉज वेरी शॉकिंग। अगर मुझे इसी को प्लेन लैंग्वेज में बोलना होता ना, तो मैं ऐसा लिखती, द न्यूज़ वॉज वेरी शॉकिंग, न्यूज़ बहुत शॉकिंग था, ठीक है? सरप्राइज करने वाला न्यूज़ था। द न्यूज़ वॉज वेरी शॉकिंग, ये तो एक सिंपल लैंग्वेज है, बट इसी को थोड़ा सा मुझे सजा कर बोलना है। ये बताना है कि वो न्यूज़ इतना शॉकिंग था कि ऐसा लगा कि उसके दिल पे खंजर लगा। ओके, खंजर की तरह उसके हार्ट पे काम किया। तो ये तो सिंपल लैंग्वेज में बोला। अभी मुझे इसी लैंग्वेज को थोड़ा सजा कर बोलना है, तो मैं बोल सकती हूँ ना, द न्यूज़ केम लाइक अ डैगर्स टू हिज हार्ट। डैगर इज खंजर, उसके न्यूज़ उसके दिल पे खंजर की तरह आया। तो यहाँ भी कंपैरिजन कर रही हूँ, और यहाँ भी बोल रही हूँ द न्यूज़ वॉज अ डैगर। यहाँ तो मैं लाइक लगा के कंपैरिजन कर रही हूँ ना। अगर लाइक लगा के कंपैरिजन कर रही हूँ, जहाँ भी सेंटेंस में एज आ गया, लाइक आ गया, तो वो सिमिली का काम करेगा। और नीचे मैंने लिखा द न्यूज़ वॉज अ डैगर, जो न्यूज़ था वो डैगर था। और आपको लगेगा कि कोई न्यूज़ डैगर खंजर कैसे हो सकता है? तो ये तो एक बोलने का तरीका है। द न्यूज़ वॉज अ डैगर, यहाँ भी बात बोला, न्यूज़ डैगर की तरह था, उसके दिल को डैगर की तरह लगा, खंजर की तरह। तो ये तो हमारा क्या हो गया? ये हमारा मेटाफर हो गया। ओके, मेटाफर में हम डायरेक्टली उस चीज़ को वही बना देते हैं कंपेयर करने के लिए। जैसे मैंने बोल दिया कि द कैमल इज द डेजर्ट ऑफ द शिप, सॉरी, द कैमल इज द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। अब आपके दिमाग में आएगा ना कि ये कैमल शिप कैसे बन सकता है? कैमल तो लिविंग थिंग है और शिप तो नॉन लिविंग है, कैसे बन सकता है? द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ये क्या है? सिमिली है कि मेटाफर है? मैंने इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया। जो कैमल है वो एक शिप है, तो ये हमारा क्या हो गया? द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो ये मेटाफर हो गया, ठीक है? इसमें डायरेक्टली मैंने कंपेयर कर दिया है कैमल को शिप से। अगर मुझे ऐसा बोलना होता है ना कि जस्ट एज अ शिप इज यूज्ड टू क्रॉस द ओशन, इन द सेम वे कैमल इज यूज्ड टू क्रॉस द डेजर्ट। अगर मैं एज लगा के करती, जस्ट एज अ शिप इज यूज्ड, जैसे कि शिप को यूज़ किया जाता है ओशन क्रॉस करने के लिए, उसी तरह कैमल को यूज़ किया जाता है डेजर्ट क्रॉस करने के लिए। तो वहाँ पे ये क्या हो जाता? सिमिली, क्योंकि वहाँ मैंने कंपैरिजन के लिए क्या यूज़ किया? एज या लाइक।
लेकिन यहाँ तो मैंने डायरेक्टली ही बोल दिया। देखो, और वो कितना लंबा था। जस्ट एज अ कैमल इज शिप इज़ यूज टू क्रॉस द ओशन, कैमल को भी यूज़ कर देते हैं। ये इतना लंबा लाइन है और इसी को मैंने छोटा संक्षिप्त में बोल दिया, द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो मेटाफर सिमिली का ही छोटा कंडेंस फॉर्म होता है, ठीक है। तो होपफुली आप स्टूडेंट्स को यहाँ सिमिली और मेटाफर समझ में आ रहा होगा। सेंटेंसेस भी दूंगी आपको ताकि आप सेंटेंस देख के पता कर लो कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच। अभी तो हमने सिमिली और मेटाफर किया, ठीक है। अब आ जाओ पर्सोनिफिकेशन, यूफेमिज्म और ऑक्सीमोरोन। ये सब बहुत आ रहा है एग्जाम्स में। पर्सोनिफिकेशन नाम से ही पता चलता है, इस नाम में पर्सन है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी निर्जीव चीज़ को किसी सजीव चीज़ से कंपेयर करते हैं, ठीक है। व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? व्हेन वी कंपेयर अ नॉन लिविंग थिंग विद सम लिविंग थिंग। जब हम किसी नॉन लिविंग चीज़ के अंदर किसी पर्सन की क्वालिटीज़ डालते हैं, और उस नॉन लिविंग के अंदर हम पर्सन की क्वालिटीज़ क्यों डालते हैं? वो नॉन लिविंग में थोड़ा सा जान डालने के लिए, ठीक है। उस नॉन लिविंग को लाइवली, ठीक है, उसमें जान डालने के लिए, उसे और भी सजीव बनाने के लिए, उसे और भी इफेक्टिव बनाने के लिए पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन में आप लिख सकते हो व्हेन वी पुट द क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन की क्वालिटीज़, किसी पर्सन की विशेषताएं किसी नॉन लिविंग थिंग में डालते हैं। व्हेन वी पुट द क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सन इन नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में पर्सन की क्वालिटीज़ डाल रहे हैं उसे असरदार, जानदार बनाने के लिए। ये तो पर्सोनिफिकेशन हो गया। अभी मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। देन एक आ जाओ यूफेमिज्म। ये भी इंपॉर्टेंट है। यूफेमिज्म का मतलब क्या होता है? जैसे आपको किसी को कुछ बात बोलना होता है और आपको लग रहा है कि मैं कुछ बोलूँ तो उसे बुरा लग जाए, तो आप क्या करते हैं ना, उसी बात को इतने अच्छे से घुमा कर बोलते हो कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे। तो यूफेमिज्म एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जहाँ पे इट्स अ वे ऑफ सेइंग अनप्लेजेंट थिंग्स इन अ प्लेजेंट वे, ठीक है। थोड़ा सा बात इंसल्टिंग लगे, किसी को बोलोगे तो ऑफेंसिव लगे, बट आप उसे ऐसे स्टाइल में बोलते हो ना कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगा और आपने बात भी बोल दिया। तो इसको आप बोल सकते हो अ वे ऑफ स्पीकिंग अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट मतलब जो अच्छा नहीं है, जो आपको अच्छा ना लगे, ओके। अ वे ऑफ स्पीकिंग अनप्लेजेंट थिंग्स इन अ प्लेजेंट मैनर। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। बहुत मीठा मीठा आपने आसानी से बोल भी दिया, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगा। और व्हाट इज ऑक्सीमोरोन? ऑक्सीमोरोन क्या होता है? उसमें आप क्या करते हो, अपने स्पीच में दो वर्ड ऐसा यूज़ करते हो, ठीक है, दो वर्ड यूज़ कर रहे हो और वो दोनों वर्ड एक दूसरे का ऑपोजिट है, ठीक है, एक दूसरे का विपरीत है। अभी मैं बताती हूँ। अ स्पीच इन विच टू वर्ड्स कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोधाभास, ईच अदर, ठीक है। इसको हिंदी कर देती हूँ क्योंकि कुछ हमारे हिंदी वाले स्टूडेंट्स को लग रहा है आज तो मैम कुछ ज़्यादा ही इंग्लिश लिखते जा रही है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी निर्जीव चीज़ पे, किसी नॉन लिविंग थिंग्स में किसी लिविंग थिंग्स की क्वालिटीज़ डालना ताकि वो और भी जानदार लगे, उस निर्जीव चीज़ में जान डालना। और यूफेमिज्म का मतलब क्या है? कोई बैड थिंग्स, अनप्लेजेंट थिंग्स को आप बहुत मीठे मीठे प्लेजेंट वे में बोल रहे हो ताकि सामने वाले को बुरा भी ना लगे। और ऑक्सीमोरोन एक ऐसा स्पीच होता है जहाँ पे आप दो वर्ड यूज़ कर रहे हो और दोनों वर्ड एक दूसरे का बिल्कुल भी ऑपोजिट है। अभी देखो एग्जाम्पल से देखो, जैसे लिखा मैंने द फायर एनगल्फ्ड। अभी मैं पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल दे रही हूँ। द फायर एनगल्फ्ड द, एनगल्फ की जगह स्वॉलो भी लिख सकते हो और इजी लैंग्वेज कर रही हूँ। द फायर स्वॉलोड द होल फॉरेस्ट। आग ने, फायर ने पूरे जंगल को निगल लिया। आपको लगेगा कि निगलने का काम तो, निगलना तो एक वर्ब है, एक एक्टिविटी है, और निगलने का काम तो कोई लिविंग थिंग ही करेगा, बट फायर तो नॉन लिविंग थिंग है, ये कैसे पूरे जंगल को निगल लेगा? तो इसमें थोड़ा सा ये बताने के लिए कि वो फायर इतना ज़्यादा भयानक था, ठीक है। इस फायर का, ये फायर इतना ज़्यादा भयानक था, इतना डेंजरस था। फायर का जो है वो इतना ज़्यादा डेंजर लेवल बताने के लिए आप इस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ कर रहे हो कि पूरे फायर ने पूरे जंगल को निगल लिया, ठीक है। तो फायर में जान डालने के लिए आप लिविंग थिंग्स वाला क्वालिटीज़ डाल रहे हो। ऐसे तो आपको पता है कि फायर निगल नहीं सकता है, लेकिन आप बोलना चाह रहे हो कि आग बहुत ज़्यादा भयानक थी जिससे पूरा जंगल बर्बाद हो गया। ऐसा भी लिख सकते हो, द स्टार्स वर प्लेइंग हाइड एंड सिक विद द मून, विद द क्लाउड्स।
जो तारे हैं वो लुक्का छिपी का गेम खेल रहे थे बादल के साथ, और हाइड एंड सीक का गेम तो कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं प्ले करेगा ना, वो तो ह्यूमन बींग्स है, हाइड एंड सीक करेंगे। तो ये वही दिखाने के लिए कि स्टार्स में जान डालने के लिए हम नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी लिविंग थिंग्स वाली क्वालिटी डालते हैं, ठीक है। द स्टार्स वर प्लेइंग, और फिर मैंने लिख दिया द होल टाउन वॉज स्लीपिंग, द होल टाउन वॉज स्लीपिंग। आपको लगेगा स्लीपिंग, सोने का काम तो लिविंग थिंग्स करते हैं, पूरा टाउन कैसे स्लीप कर सकता है, ये बताने के लिए कि वो टाउन में इतना सन्नाटा था, टाउन इतना सुनसान और इतना सन्नाटा, इतना साइलेंस में था, ऐसा लग रहा था कि पूरा शहर सो रहा था, ठीक है। ये तो हमारा पर्सोनिफिकेशन का हो गया। अब आ जाओ यूफेमिज्म। आप देखते हो ना, आपके एग्जाम का जब रिजल्ट आता है, आपके एग्जाम का जब रिजल्ट आता है तो एक आता है क्वालिफाइड, और वो फेल्ड नहीं लिखते हैं, पास फेल नहीं लिखते, फेल्ड नहीं लिखते। क्वालिफाइड आएगा, चलो क्वालिफाइड जिसका एग्जाम क्वालिफाई हो गया। फेल थोड़ा सा खतरनाक वर्ड लग रहा है, फेल्ड अनप्लेजेंट वर्ड लग रहा है। तो इसी चीज़ को ना मैं थोड़ा सा नॉट क्वालिफाइड लिख दूँ ना, तो ये उतना खतरनाक नहीं लग रहा है। नॉट क्वालिफाइड लिख दूँ, उतना खतरनाक नहीं लग रहा है। जैसे नहीं, मैंने बोला ही कुड नॉट मेक इट, ओके, एग्जाम में वो सफल नहीं हो पाया, और ही कुड नॉट मेक इट क्या है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा है, ठीक है। बोल तो मैं वही रही हूँ, ही कुड नॉट मेक इट मतलब वो पास नहीं हो पाया, लेकिन फेल बोल रही हूँ तो वो ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, और ही कुड नॉट मेक इट बोल रही हूँ तो वो बहुत बुरा नहीं लग रहा है। बात तो वही बोल रही हूँ, बट उसे थोड़ा सा प्लेजेंट तरीके से बोल रही हूँ। तो एक सेंटेंस ये देख लो, ये लिखा मैंने हिज फादर डाइड, ये सेंटेंस लिखा, उसके फादर की डेथ हो गई, और फिर मैंने लिखा हिज फादर पास्ड अवे, ठीक है। बात तो मैं दोनों जगह सेम बोल रही हूँ, डाई का मतलब भी मर जाना, पास्ट का मतलब भी मर जाना, बट डाइड थोड़ा सा ज़्यादा अनप्लेजेंट, ज़्यादा खतरनाक वर्ड लग रहा है। और इसी को मैं बोलूँ ना, हिज फादर पास्ड अवे, पास अवे का मतलब भी डाई होता है, बट ये उतना अनप्लेजेंट नहीं लग रहा है। इस बात तो मैंने वही बोला, बट थोड़ा प्लेजेंट तरीके से। जैसे अगर किसी व्यक्ति को बोलोगे अनएम्प्लॉयड, ठीक है, अनएम्प्लॉयड बोलोगे तो लगेगा बेरोजगार, ये तो बहुत खतरनाक नेगेटिव वर्ड लग रहा है। और अगर मैं इसी को बोलूँ ही इज़ इन बिटवीन जॉब्स, वो जॉब के बीच में ट्रांजिशन पीरियड में है, जॉब स्विच ओवर कर रहा है, तो ये उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं लग रहा है। तो यूफेमिज्म का मतलब क्या होता है, अनप्लेजेंट चीज़ों को प्लेजेंट वे में बोलना, ठीक है। जैसे मैं आपको बोल दूँ यू आर अ लायर, आप तो एक लायर हो, ठीक है, झूठे हो, आप लायर हो, आप झूठे हो, तो डोंट टेल मी अ लाई, मुझे झूठ मत बोलो, तो ये थोड़ा खतरनाक लग रहा। और फिर मैंने बोला डोंट टेल मी अ फेरी टेल, मुझे परियों की कहानी मत सुनाओ, ठीक है। तो परियों की कहानी मतलब काल्पनिक, जो सच्चा नहीं है, जो झूठ लाई करना, ये थोड़ा खतरनाक लग रहा है। मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट लाई मी, डोंट लाई टू मी, डोंट टेल मी अ लाई, और डोंट टेल मी अ फेरी टेल, तो ये इतना बुरा नहीं लग रहा। बात तो मैं दोनों जगह सेम ही बोल रही हूँ। तो ये हमारा यूफेमिज्म हो गया। अब आ जाओ ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन में मैंने क्या बताया, अ स्पीच जहाँ पे मैं आपको दो वर्ड यूज़ कर रही हूँ और दोनों वर्ड एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जैसे हमारा सेंटेंस है, एक लिखा था मैंने, शी इज़ प्रेटी अगली, ही वॉज फाउंड मिसिंग। जैसे मैंने लिख दिया नेचुरल एक्टिंग, ओरिजिनल कॉपी। ये देखो दो वर्ड यूज़ किया, प्रिटी और अगली। अगली का मतलब होता है बदसूरत और प्रिटी का मतलब होता है सुंदर। तो आपको लगेगा कि यहाँ तो दो वर्ड यूज़ किया है, प्रिटी मतलब सुंदर, अगली मतलब बदसूरत। दो वर्ड यूज़ किया और दोनों वर्ड एक दूसरे का बिल्कुल ऑपोजिट है। लेकिन ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं बोलोगे ना वो बहुत सुंदर तरीके से बदसूरत है। एक प्रिटी का मतलब होता है काफ़ी, जैसे मैं बोलूँ आई एम प्रेटी वेल, मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ, तो ये सही है। ही वॉज फाउंड मिसिंग, उसे मिसिंग पाया गया, उसे गुमशुदा पाया गया। देखो ऑक्सीमोरोन है ना, फाउंड मतलब मिलना, मिसिंग मतलब खोना। दो वर्ड यूज़ किया और एक दोनों दूसरे का ऑपोजिट है, इसे ऑक्सीमोरोन बोलते। नेचुरल एक्टिंग, एक तो नेचुरल भी है और दूसरा एक्टिंग भी है। जैसे मैं बोलूँ वो एक्टिंग कर रहा है, दिखावा कर रहा है, तो एक जगह आप नेचुरल भी बोल रहे हो, रियलिटी भी बोल रहे हो, दिखावा भी बोल रहे हो। ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल मतलब रियल और कॉपी इस किसी चीज़ का डुप्लीकेट, तो हम यूज़ करते हैं ना ओरिजिनल कॉपी, ठीक है।